Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. Today we're gonna discuss about romanticism and the dramatic subject. Okay, unit number 1 of 9070. Okay, so the themes of most of the European playwrights were drawn from tragic plots based on ancient myths, legendary history, and their comic material was based on the array of stock characters. ठीक है, यानी जो यूरोपियन प्ले राइट्स थे उनका जो पहले जो थीम्स होते थे राइटिंग के, वो किस बारे में होते थे? ट्रेजिक प्लॉट होता था उनका, जो कि मिथ पे, लेजेंडरी हिस्ट्री पे, कॉमिक मटेरियल वगैरह पे बेस करता था। फिर क्या हुआ कि ये जो चॉइसेस ऑफ ड्रामेटिक सब्जेक्ट कंटिन्यूड फ्रॉम द डेज ऑफ पेरिक्लियन एथेंस टू द मिडल ऑफ द 18th century. Clear? The belief behind these choices was that important thing happened only to the people sitting at the top of the social ladder. ये चॉइसेस, ये सारे जो थीम्स की चॉइसेस थी, ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? पेरिक्लियन एथेंस से शुरू हुई थी और मिडल 18th सेंचुरी तक ये चली। इन बिलीव्स के पीछे क्या थी चॉइस के? इम्पोर्टेंट थिंग क्या थी कि हायर जो हाई क्लास लोग हैं मुआशरे की किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो ये थी इम्पोर्टेंट। इसका जो एक चीज ये थी। सेकेंडली, दीज चॉइसेस रिफ्लेक्ट दैट द आर्टिस्ट ऑफ दीज टाइम्स रिलाइड ऑन इमिटेशन एंड फोकस लेस ऑफ जेन्युइन क्रिएटिविटी। क्लियर? तो दूसरी इसकी क्या मकसद था इसका कि ये जो उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे ना, वो लकीर के फकीर हुए हुए थे, यानी वो इमिटेशन पे रिलाई करते थे बजाय इसके कि वो जेन्युइन क्रिएटिविटी पे फोकस करते। रोमांटिसिज्म की जो राइटर्स थे, वो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी, इनोसेंस, इन चीज़ों पे ज़्यादा उनका फोकस होता था, नेचर पे ज़्यादा फोकस होता था, रियलिटी पे बिल्कुल भी फोकस उनका नहीं होता था। वो लकीर के फकीर थे। Thus, the resultant writing included familiar plots and characters, and even the new talent among the dramatists focused on finding new ways to dramatize truths that were not so new. ठीक है? तो रिजल्टेंटली क्या हुआ कि जो ये जो राइटिंग थी इसमें क्या क्या चीजें included थी? फेमिलियर प्लॉट्स, इनके मतलब सेम सिमिलर थे, फेमिलियर प्लॉट्स भी, कैरेक्टर्स भी, इवन उनके जो टैलेंट्स थे, न्यू टैलेंट्स, वो भी सारी चीजें फेमिलियर थी। और जिसकी वजह से यानी जो ड्रामेटिस्ट फोकस करते थे फाइंडिंग न्यू वेज ड्रामेटाइज ट्रूथ दैट वर नॉट सो न्यू। मतलब उनके लिए वो चीज़ न्यू होती थी, जबकि वो न्यू नहीं होती थी। एक राइटर है, वो नया नया राइटिंग की दुनिया में उस टाइम अगर आया, तो वो जो चीज़ उसके लिए न्यू होती थी, वो बाकियों के लिए न्यू नहीं होती थी। तो ये मतलब वो भी लकीर का फकीर हो जाता था। वो जो लिख रहा है दूसरा उसको देख के, वो भी नेचर है लिख रहा है, तो ठीक है मैं भी नेचर लिखता हूँ, तो ये रोमांटिसिज्म में होता था। Next, the mid-18th century saw reflection of every changes in drama due to which political revolution was also brewing. Clear? Mid 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि रिफ्लेक्शन ऑफ हर चीज ड्रामे का जो ड्रामे हर एक ड्रामे में जो चेंजेस आए उसका जो रिफ्लेक्शन था वो नजर आना शुरू हुआ। किसकी वजह से? पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है? The play started focusing on the trials and tribulation of people belonging to lower social strata. ठीक है? यानी वो इसके बाद फिर इस रेवोल्यूशन के बाद जो प्लेस थे वो किस चीज़ पे उनका ज़्यादा फोकस हो गया? जो राइटर्स थे, प्ले राइट्स थे, उनका किस चीज़ पे फोकस हो गया? गरीबों पे, जो कि पॉवर्टी में लोग थे, या उन चीज़ों पे, उन लोगों पे उनका ज़्यादा फोकस हो गया। दिस इज ऑल्सो Borges' drama culminated into one of the great period of history of theatre. Okay, तो ये सारी चीजें फिर इसमें, फिर इसको क्या कहा गया? Borges कहा गया, Borges drama. ओके, मॉडर्न इरा किसमें शुरू हुआ? 1870 में शुरू हुआ था। रोमांटिसिज्म जो थी वो इमर्ज एज अ मूवमेंट दैट took great interest in the lives of ordinary humans, their experiences, exaltation of in commonplace वगैरह। ठीक है? तो यानी रोमांटिसिज्म का किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता था? लोगों की आम ज़िंदगी पे होता था, उनके एक्सपीरियंसेस पे होता था, एग्ज़ॉल्टेशन और उनकी जो आम सी जगहें होती थी उन पे होता था। जबकि प्री 18th सेंचुरी में के लिटरेचर took little notice of the poor. 19th century writer turns their attention to them and began to romanticize their lives. Okay? यानी जो प्री 18th सेंचुरी थी, ठीक है, उसमें क्या होता था कि लिटरेचर का रुख थोड़ा सा बदला, किसकी तरफ? गरीबों की तरफ देखा उन्होंने, उनके उनके ऊपर फोकस डाला। फिर 19th सेंचुरी में उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा अटेंशन दी, और फिर उनको जो था वो उनकी ज़िंदगियों को
साइज करना शुरू किया इन देयर राइटिंग, ठीक है। द रोमांटिक राइटर्स ट्रेस्ड इटैनिक इनोसेंस इन देयर लाइव्स ऑफ कॉमन मैन, ठीक है। अ, यानी जो रोमांटिक राइटर्स थे फिर उन्होंने अपनी राइटिंग में एक आम इंसान को भी बहुत खूबसूरत और रोमांटिक दिखाया गया। नो मैटर हाउ डर्टी, डल और बोरिंग इट अदरवाइज सीम्ड, वो आम जिंदगी में जैसा भी दिखता था, गंदा, डल, बोरिंग, लेकिन उसको अपनी राइटिंग में उन्होंने बहुत ही अच्छा बाकमाल दिखाया। रोमांटिसिज्म में ये दिखाया गया कि जो सिर्फ सिर्फ अमीरों पे ही नहीं लिखा जाता है राइटिंग, ज़रूरी नहीं कि अमीरों को ही सामने मद्देनज़र रख के उनकी राइटिंग की जाए, जो पैलेस में बड़े-बड़े पैलेस में रहते हैं, आम इंसानों को मद्देनज़र रख के भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। Although the early romantic chose wider ranging topics, their dramatic treatment of the subject was far from realistic, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो although बेशक रोमांटिक जो थे, ठीक है, उनके जो टॉपिक रेंज था वो बहुत बड़ा था, ओके। देयर ड्रामेटिक ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट जो थी वो रियलिस्टिक से बहुत दूर था। आइडियलाइजेशन ऑफ पुअर लेड टू ग्लोरिफिकेशन ऑफ द आउटलॉ विच वाज अ साइन ऑफ रेवोल्यूशन टू कम, ठीक है। फिर जो गरीब लोगों के ऊपर उन्होंने अपना जो फोकस डाला, उनकी उनको किस तरह से ग्लोरीफाई किया और फिर ये किस तरह से रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ा, तो ये सारी चीज़ें रोमांटिसिज्म में हुई। Added to this, a variety of historical drama gave expression to a newly self-conscious nationalism that told two often lost causes, liberty and nationhood. क्लियर हो गया? ये सारी वैरायटी जो थी ड्रामाज में ये प्रेजेंट की गई। हिस्टोरिकल ड्रामा जो होते हैं ये क्या एक्सप्रेस करते हैं हमें, ये सेल्फ कॉन्शियस नेशनलिज्म जो कि एक्सटॉल करता है दो लॉस्ट कॉजेज की वजह से, लिबर्टी, नेशनहुड वगैरह को शो करता है। नेक्स्ट इज अ न्यू थियोरेटिकल बेसिस फॉर ड्रामा, यानी द ओरिजिन ऑफ अर्ली रोमांटिक आइडियाज जो थे वो ट्रेसेबल टू द वर्क ऑफ थ्री मेजर प्ले राइट्स इन जर्मनी। उनके जो ये जो तीन प्ले राइट्स थे इनका काम बहुत ज़्यादा मशहूर और ट्रेसेबल माना जाता था। कौन थे? गोथोर्ड एफ्रेम लेसिंग, जोहन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक वॉन स्किलर, ओके, और एंड जोहन वुल्फगैंग वॉन गोथी, ठीक है। ये तीन जर्मन राइटर थे, इनका काम सबसे ज्यादा मशहूर माना जाता था रोमांटिक आइडियाज में, ठीक है। Their writings articulated theoretical justification for the choices they made in terms of their dramatic material, ठीक है। इनकी इनकी राइटिंग में इन्होंने जो ड्रामेटिक मटेरियल यूज किया और इसकी वजह इन्होंने जो जस्टिफिकेशन की चॉइस चूज करने में टॉपिक्स को, थीम्स को, तो वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल था। Whereas neoclassics condensed Shakespeare for his indifference to rules, these writers, on the other hand, admired him, and particularly Lessing and Schiller championed for the traits of diversity and freedom in their theatrical text, ठीक है। न्यू क्लासिस के जो राइटर थे विलियम शेक्सपियर, वो बहुत उनके इनडिफरेंस टू रूल्स, यानी वो बहुत अपने डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट उनकी राइटिंग स्टाइल होता था, वो बहुत ज़्यादा जाना माना जाता है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर का। तो ये जो लेसिंग और शिलर है ये भी उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, उनका फॉलोवर था, और इसकी राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा उनकी उन्हीं की राइटिंग की चीज़ें, यानी ट्रेड्स ऑफ डाइवर्सिटी और फ्रीडम वगैरह जो हैं वो इनकी थिएटिकल राइटिंग में भी नज़र आती है। उसके बाद द रेंज ऑफ थिएट्रिकल प्लॉट वाज वाइडेंड बाय शिलर, मतलब जो थिएट्रिकल प्लॉट था उसको फिर शिलर ने थोड़ी उसको ज़्यादा किया, बढ़ाया। To select subject from the past, he preferred the patriots of the relatively recent European history rather than choosing the mythological figure selected by Goethe, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि वो पेट्रियट्स को चूज करते थे यूरोपियन हिस्ट्री में, बजाय मिथोलॉजिकल जो फिगर्स होते थे उनको। मिथोलॉजिकल फिगर्स को चूज करते थे गोथी, ठीक है। जोहान वल्फगैंग वॉन गुथी जो थे ये ज़्यादातर मिथोलॉजिकल फिगर्स को अपनी राइटिंग में सिलेक्ट करते थे, चूज करते थे, जबकि शिलर और लेसिंग जो हैं ये किस चीज़ को यूज़ करते थे, पेट्रियट्स को यूज़ करते थे, क्लियर। Prime among these subjects are Joan of Arc, to whom the title to the Maid of Orleans refers, and William Tell and Swiss national heroes. Okay,
तो ये इनके कुछ सब्जेक्ट हैं शिलर के। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट है द क्लोजेट ड्रामा एंड इट्स प्रोपोनेंट। ठीक है। In primary days of the Romantic period, when theatrical performances of elaborate nature were possible, poets looked to neo-Shakespearean verse to write plays that no one expected to be performed। ठीक है। तो शुरू शुरू में क्या होता था, रोमांटिक पीरियड में क्या होता था, जब थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज दिखाई जाती थी, नेचर को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता था, जो कि पॉसिबल था, नियो शेक्सपियरन की जो वर्सेस थी उनको फॉलो करके, उनको कॉपी करके, उनको परफॉर्म किया जाता था नियो शेक्सपियरन को, यानी नियो क्लासेस के जो विलियम शेक्सपियर थे, उनकी जो राइटिंग थी, उनकी जो पोइम थी, उनकी जो वर्सेस थी, उनको प्लेस की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता था शुरू शुरू में रोमांटिक पीरियड में। ओके। फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ द रोमांटिक्स टू अचीव द अचीवेबल अनअचीवेबल, these writers wrote without attention to practical problem of staging these plays। Okay, तो इसी चीज को वो फॉलो करते करते, इसी फुटस्टेप को, कि जो रोमांटिक हैं उन्होंने अचीव की अनअचीवेबल, वो कि जो राइटर्स लिखते थे विदाउट अटेंशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ स्टेजिंग दीज प्लेस, मतलब वो लिखते थे, उन्हें पता वो बस जस्ट लिखते थे बगैर किसी टेंशन के कि ये प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम आएगी इसको स्टेज करने में, इन जो हमारी राइटिंग है इसको स्टेज पे परफॉर्म करने में क्या प्रॉब्लम है, वो इस चीज को नहीं फोकस कर रहे थे। ठीक है। वो जस्ट अपनी राइटिंग पे फोकस करते थे। They instead explored philosophical issues by means of poetic dialogues that would not have been acted out credibly before the audience। Clear? So ये जो plays थे, ये more intended to be read than performed। ठीक है। ये इनके जो plays थे, ये ज्यादातर किस चीज पे इनका इंटेंशन होता था, रीडिंग पे होता था, जबकि परफॉर्मेंस पे उनका कम होना शुरू हो गया। तो ये क्या हो गए, क्लोज सेट ड्रामा, यानी इनका रीडिंग पे फोकस था, होता था, इनकी इस राइटिंग का रीडिंग पे फोकस होता था, ना कि प्लेज पे। तो वर्ड्सवर्थ, शेले और बायरन, जिन्होंने बहुत सारे क्लोज सेट ड्रामास ही लिखे हैं, यानी इनके ड्रामा स्टेज पे नहीं परफॉर्मेबल थे, बल्कि इनके जो प्लेस थे वो रीडेबल होते थे। क्लियर? I hope you like the video. If you like the video, please like, subscribe and share. Thank you so much for watching.